हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट 2022-23 जो दिसंबर से जनवरी के बीच जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित हम बात करेंगे। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जो ईवीएस के अंतर्गत आते हैं। उसके बारे में हम कुछ टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें, देखें, ताकि आपको इससे संबंधित सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पढ़ने का तो बहुत कुछ है ईवीएस में, लेकिन आपको सभी चीज़ पे ध्यान नहीं देनी है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको पढ़ने से ही आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, उससे संबंधित हम वीडियो लेके आए हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और जितना अधिक हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेट मैं हो सकूँ और आपके लिए नए नए वीडियो सीटेट से संबंधित अपडेट करता रहूँ और आप इसका लाभ उठाएँ। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मलेरिया। देखिए दोस्तों, मलेरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे ही आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि हम पूरा मलेरिया के बारे में ही पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है। सीटेट में स्पष्ट है कि ये जो भी से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की किताबें से पूछे जाते हैं और हम उसी का निचोड़ लेके आए हैं और आपको महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, मलेरिया, पहला है मलेरिया। देखिए, इसमें याद रखने वाली बात है कि मलेरिया में जो महत्वपूर्ण बात है कि या मलेरिया के बारे में सबसे पहले जो बताए थे उसका नाम था रोनाल्डो रॉस। बताए थे कौन? रोनाल्डो रॉस। देखिए, रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। सबसे पहले रोनाल्डो रॉस ने ही बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। ये जो रोनाल्डो रॉस थे वो भारतीय मूल के थे। कहाँ के थे? ये भारतीय मूल के थे, याद रखना है हमको। रोनाल्डो रॉस सबसे पहले मलेरिया के बारे में रोनाल्डो रॉस ने बताया और इन्होंने ही बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। ये भारतीय मूल के थे, याद रखना है हमें। ये क्या थे? भारतीय मूल के थे। देखिए, जब मलेरिया जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसका सिम्टम है कि उसके शरीर में बुखार होता है, तेज बुखार होगा। लेकिन वो जो बुखार होगा वो कपकपी लेते हुए होगा। शरीर में बुखार कपकपी के साथ आएगा और उस व्यक्ति को काफ़ी ठंड लगेगी। इसका यह सिम्टम है कि मलेरिया बुखार में कपकपी के साथ बुखार आएगा और उस व्यक्ति को ठंड अधिक लगेगी, वो ठंड से काँपेगा। पहली बात, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो मलेरिया होता है ये हमें पता है कि ये हमने पढ़ा कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है। लेकिन कौन सा मच्छर काटने से होता है? मच्छर में भी बहुत सारा प्रजाति है, तो उसको याद नहीं रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मच्छर है उसका नाम है एनाफ्लीज। एनाफ्लीज में क्या? मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। ये जो मलेरिया है वो मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। मच्छर में दो हैं एनाफ्लीज मच्छर, दो के नर है, एक मादा है। लेकिन जब भी मादा मच्छर काटेगा तो ही हमें मलेरिया होगा। अब इसका ट्रीटमेंट, अब जिस व्यक्ति को मलेरिया हो जाएगा उसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है, इसकी जो दवा है ये सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया मच्छर की दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो हमें याद रखने वाली बातें हैं इसमें कि मलेरिया के बारे में सबसे पहले रोनाल्डो रॉस ने बताया, ये मच्छर काटने से फैलता है। रोनाल्डो रॉस भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगता है। मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। इसकी दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अब एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एनीमिया क्या होता है कि एनीमिया, जिस व्यक्ति के शरीर में एनीमिया हो जाता है वह एक्चुअली यह जो होता है ये अधिकतर महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में महामारी की समस्या होती है, जिस कारण महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है, जिस कारण उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल नीचे आ जाता है, जिस कारण महिलाओं को अधिकतर आपको एनीमिया की शिकायत मिलती है। देखिए, जब एनीमिया जिस व्यक्ति को हो जाता है उसके शरीर में जो है शारीरिक और मानसिक तौर पे वो काफ़ी प्रभावित करता है। उस व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक तौर दोनों पे वो काफ़ी प्रभावित करता है। एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति का एनर्जी लेवल लो हो जाता है, जिस कारण वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो थकान अनुभव करते हैं। बच्चे में एनर्जी लेवल लो हो जाने से बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, उसके दिमाग कंसंट्रेट एक जगह नहीं हो पाता। तो हमें याद रखने वाली बात है, एनीमिया में हीमोग्लोबिन और यह आयरन की कमी कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभावित करता है। एनर्जी लेवल लो हो जाने से बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते। तो महत्वपूर्ण एनीमिया संबंधित यही बातें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, अन्यथा हमारे शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। देखिए, मुख्य पोषक तत्व हैं
देखिए मुख्य पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। आगे बढ़ते हैं। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, स्टार्च तथा शर्करा शुगर के रूप में होते हैं। हमने बोला कि भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शर्करा के रूप में होते हैं। भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट तथा शर्करा के रूप में होते हैं। क्या किस में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मंड यानी स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं? स्टार्च और शुगर के रूप में होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हम चावल जब खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में भरपूर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और वसा जो है वो हमें मूंगफली के दाने के बारे में आपने सुना होगा कि इसमें ऊर्जा जो है वसा काफ़ी मात्रा में होती है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमने पढ़ा कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शुगर के रूप में होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना है हमें कि ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि इसके अलावा अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या योगदान होता है शरीर में? प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रखती है। प्रोटीन का क्या काम है कि प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि में सहायक है। बच्चे को अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चे में वृद्धि रुक जाएगा, बच्चे को कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और स्वस्थ नहीं रहेंगे, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभावित हो जाएंगे। और बड़े लोगों को भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है उनको स्वस्थ रखने के लिए। अब देखिए प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं उनको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो जिम करते हैं, उनको वेट गेनर दिया जाता है क्योंकि उनका मसल्स उनका मसल्स बढ़ाते हैं वो लोग, इसलिए उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जिस कारण का क्या होता है शरीर का मसल्स बनता है, उन्हें शरीर वर्धक कहते हैं। तो प्रोटीन के बारे में आप समझ गए। प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रखती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए रोगों से लड़ने और रक्षा करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विटामिन की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो हमारा शरीर जो है रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी, जिस कारण हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। इसलिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। देखिए विटामिन जो है विटामिन का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही साथ यह हमारी आँख, अस्थियों को भी स्वस्थ रखती है। अस्थियाँ हड्डी हमारी आँख को भी स्वस्थ रखता है विटामिन, और अस्थियों को भी स्वस्थ रखता है। अब देखिए विटामिन के कई प्रकार हैं। विटामिन के कई प्रकार हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ये सब विटामिन है जो हमारे शरीर की में आवश्यक है। अब देखिए विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि विटामिन के समूह को क्या कहा जाता है। ये विटामिन के समूह का ड्रेस दे देगा और कई तरह के 4 ऑप्शन दे देंगे। विटामिन कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स और भी कुछ लिख सकता है। तो हमें उसमें से विटामिन के एक समूह को हमें ध्यान रखना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे शरीर को अल्प मात्रा में सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हम एक विटामिन को भरपूर मात्रा में सेवन कर लेंगे तो हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को अल्प मात्रा में सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जो शरीर में जो विटामिन की जरूरत होगी, जितना जरूरत होगी उतना ही हमें चाहिए, अल्प मात्रा में चाहिए। देखिए विटामिन ए है, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए से त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन ए हमें प्राप्त नहीं होगा तो हमारा त्वचा और आँख के संबंधित रोग हो जाएंगे। तो इनको स्वस्थ रखने के लिए हम विटामिन ए से संबंधित जिस पोषक तत्व में विटामिन ए पाया जाता है उसका हमें सेवन नियमित रूप से करना चाहिए ताकि हमारा त्वचा और आँख स्वस्थ रह सके। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी शरीर में बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसकी कमी से हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होगा और हम क्या होंगे? बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम विटामिन डी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए विटामिन डी हमारी अस्थियों
और दांतों को कैल्शियम प्रदान करता है। देखिए विटामिन डी जो है हमारे अस्थियों और दांतों को कैल्शियम प्रदान करता है, जिससे यह स्वस्थ रहते हैं। विटामिन डी की कमी होने से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगे और दांत भी जो है हमारी हड्डी से ही बना हुआ है और हड्डियाँ जिसे अस्थि कहते हैं, हमारे अस्थियों और दांतों को कैल्शियम प्रदान करता है। विटामिन डी से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जिस कारण हमें दांत से संबंधित रोग हो जाते हैं, शरीर में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो हमें इसके लिए हमें विटामिन डी के पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमें विटामिन डी की कमी नहीं हो। अब देखिए विटामिन डी में हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी प्राप्त करता है। देखिए हमें विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की रोशनी से भी मिलता है, इसलिए हमें धूप का सेवन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ धूप में बैठ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। हमें सूर्य का जो है कि धूप को सेकना चाहिए, जिससे कि जो है पर्याप्त मात्रा में इसमें विटामिन डी मौजूद होता है, जिस शरीर हमारा ऑब्जर्व कर लेता है। चावल में देखिए, चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। हम पहले ही बताएं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर को आहारी रेशों फैटी फाइबर्स तथा जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को आहारी रेशों फैटी फाइबर जल की आवश्यकता होती है। इसे आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसे क्या कहा जाता है, आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में पूछ देता है रुक्षांश के बारे में। तो देखिए रुक्षांश क्या होता है, हम इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। देखिए रुक्षांश कहाँ से मिलता है, रुक्षांश की पूर्ति कहाँ से होता है, पादप मतलब पौधे उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या क्या है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियाँ। हम ताजे फल और सब्जियाँ, दाल, आलू, ये सब अगर नियमित रूप से हम सेवन करते हैं तो हमें रुक्षांश प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियाँ हैं। देखिए सब्जियों और फलों का छिलका उतार कर धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जी और फलों का छिलका, देखिए बहुत सारी ऐसी सब्जी और फल हैं जिसको हम छिलका उतार कर खाते हैं। अगर छिलका हम उतार देते हैं तो उनका विटामिन जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि छिलका में भी विटामिन पाया जाता है। तो उससे कुछ विटामिन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे फल हैं जिसका विटामिन हमें प्राप्त करने के लिए हमें उसे छिलका समेत खाना चाहिए। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए सब्जियों और फलों में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। सब्जियों और फलों में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, याद रखना है हमें। सब्जियों और फल में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से, चावल और दाल को अगर हम बार बार धोएंगे तो उसमें जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं वो कम हो जाते हैं। पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क की हाइपोथैलेमस से हमें भूख लगने का पता चलता है। भूख लगने का पता हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लग गई, तो मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। जैसे ही शरीर को भूख लगता है, ये हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क को सूचना देता है कि हमें जो है कि अब भूख लग चुकी है, और हमें सूचना कर देता है कि जो है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है। तो कैसे पता चलता है, हाइपोथैलेमस से पता चलता है। और महत्वपूर्ण बात, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती है। देखिए हमारे जीभ में 4 तरह का 4 टाइप्स है इसका, और 4 तरह की है। और इस 4 तरह में कितनी ग्रंथियाँ होती है, तो इसकी 9000 ग्रंथियाँ होती है। ध्यान रखना है, जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती है। चबाकर खाने से लार से हाइलिन निकलकर स्टार्च को मोटो शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। अब देखिए भोजन को हम बार बार चबाएंगे, काफ़ी चबाएंगे तो वो मीठा हो जाता है। जैसे कि रोटी को हम काफ़ी चबाते हैं तो क्या होता है, मीठा हो जाता है। चबाकर खाने से लार से, मतलब चबाते हैं तो नीचे मुँह से लार जो भोजन मिलता है। और टैलिन क्या होता है, टैलिन निकल कर स्टार्च को क्या करता है, मोल्टो शुगर में बदल देता है। टैलिन कहाँ से निकल, लार से टैलिन निकलता है। कहाँ से, टैलिन जो है निकल कर, कहाँ से, लार से टैलिन निकल कर स्टार्च को जो है वो क्या करता है, मोल्टो शुगर में बदल देता है। अब रोटी के बारे में जानते हो कि रोटी कैसे मीठा होता है, बार बार चबाते हैं तो लार मिश्रण से स्टार्च के कारण क्या होता है, स्टार्च को मोल्टो शुगर में बदलता है, जिससे क्या होता है, भोजन मीठा लगने लगता है। अब देखिए पकाने का तरीका है, एनसीईआरटी का है, हमारा नहीं बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसी चीज़ का हम चर्चा कर रहे हैं। और जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो 4 बात है, भोजन पकाने का तरीका दिया हुआ है, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। पकाने का तरीका ध्यान रखना है, कैसे पकाया जाता है। पकाने का तरीका क्या है, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाकर ही अचार रखा जाता है। कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाकर ही अचार रखना चाहिए। नमी रहने पर अचार खराब हो जाएगा। देखिए अगर पानी की अंश थोड़ा सा भी अगर जार के अंदर पानी रह जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें नमी के कारण जो है वो अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें कांच और बोतल में
अचार सुखाने से पहले बोतल को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए ताकि अचार ख़राब नहीं हो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आप देखिए महत्वपूर्ण बात जो है ध्यान रखना है कि देखिए दस्त और उल्टियाँ होने पर, जब हमें दस्त और उल्टियाँ होता है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है। कि दस्त में काफ़ी मात्रा में पतला पैखाना होता है और उल्टी में भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा शरीर का पानी काफ़ी निकल जाता है और जिससे हमारा क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और जिस कारण हमें क्या बोलते हैं उसको, डायरिया हो जाता है। तो जब भी हमारा दस्त और उल्टियाँ होता है तो शरीर से काफ़ी मात्रा में पानी निकल जाता है। यह शरीर के लिए क्या होता है, काफ़ी हानिकारक होता है। ऐसी स्थिति में शरीर में पानी की कमी पूरी की जानी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि इसके पूर्ति के लिए हमें WHO RS का घोल दिया जाता है ताकि जो है कि नमी शरीर को बना रखे, शरीर में नमी बनाए रखा जा सके और पानी जो है शरीर में कमी नहीं हो, या फिर उसे नींबू पानी चीनी का घोल भी पिया जाना चाहिए तत्काल में, ताकि जो है उसको शरीर में नमी बनाया जा सके और उसे कमजोरी नहीं हो। अब देखिए जब तक उल्टियाँ 10 हो तब तक थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। अब पानी की मात्रा कमी नहीं होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी देर पर पानी पीते रहना चाहिए। शक्कर और नमक को पानी में मिलाकर पीना चाहिए। शक्कर और नमक से भी क्या होता है कि शरीर में नमी बना रहता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शक्कर और नमक को पानी में मिलाकर पीना चाहिए। आगे है, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। देखिए अगर दस्त उल्टी होता है तो बच्चे को ऐसा नहीं कि बच्चा पीना नहीं चाहता है तो उसे हम छोड़ देंगे, नहीं, उसको माँ का दूध बच्चा के लिए सब उत्तम है। बच्चा माँ का दूध नहीं पीना चाहता है तो ऐसे में बच्चे को क्या करना चाहिए, माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। बीमारी की रोकथाम के लिए घरेलू दवाइयाँ का इस्तेमाल भी करना चाहिए। कुछ घरेलू दवाइयाँ भी होती हैं, उससे भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए गुड़िया के बारे में हमें ध्यान रखना है। गुड़िया के यहाँ अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गुड़िया के बारे में तथ्य है कि गुड़िया जब भी ये घोंसला बनाती है, वो कहाँ बनाती है, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे ये अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कबूतर का ये है कि कबूतर जब भी आपको ये घोंसला बनाएगा, कहाँ बनाएगा, पुराने मकान या खंडहर में ही ये घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे की वीडियो इसके बारे में हम कल्चरी चिड़िया के बारे में हम फिर आगे पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। अब हमें यहीं विराम लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इस आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।